आपको फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए होता है भाई? अगर ट्रैवलर बन के सोचोगे तो इसलिए चाहिए होता है क्योंकि मैं दूसरा मुल्क जा रहा हूँ, ख़रीदो फरोख्त करनी होगी, वहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग करनी होगी, होटल का सब इसलिए चाहिए होगा। लेकिन हर चीज़ में वो एक ऐसे जो बैकपैक लेके एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहा है वो बंदा बन के मत सोचो, एक बिजनेस बन के सोचो। तो आपको कुछ अगर ख़रीदना है तो जो ख़रीदना है उसके रेट्स आपको इंटरनेशनल करेंसी में देखने पड़ेंगे। अगर आप दूसरे मुल्क से ख़रीद रहे हो कुछ, आपको अपनी लोन पे बैक करनी है दूसरे मुल्क को, पाकिस्तान को अपनी लोन्स पे बैक करनी है, लेट्स सपोज यूएस को या आईएमएफ को अपना कर्जा कोई पे बैक करना है, तो क्या होगा? पाकिस्तान को डॉलर्स में देना पड़ेगा ना। तो इसलिए पाकिस्तान विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन डॉलर रेट क्या चल रहा है। पाकिस्तान का एक एक सप्लायर विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड कि डॉलर रेट क्या चल रहा है। अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है माल, कि एक्सपोर्ट करूंगा तो डॉलर मिलेंगे, मुझे डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, एक्सपोर्ट करूंगा तो डॉलर हुकूमत पाकिस्तान के मतलब सेंट्रल बैंक रिसीव करेगा और सेंट्रल बैंक हमें पीकेआर कितने पीकेआर में कन्वर्ट करके देगा। तो वो सारी डिसीजन मेकिंग के लिए पहले से वो एक्सचेंज रेट देखते हैं ना। अच्छा जी, वाई इज यूएस डॉलर डिमांडेड एंड सप्लाइड? पहले एक बात याद रखना, बहुत दिन हो गए कर्ज बनाए हुए, ये तो बार बार इसलिए बनाता रहता हूँ ताकि आप देख के ना कंफर्टेबल हो जाओ उसको देख के। जिस तरह कोई दूसरी करेंसीज होती है ना, जिस तरह कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, फॉर एग्जांपल फुटबॉल है तो फुटबॉल के यहाँ पर लगते हैं प्राइस, ठीक है, कि कितने डॉलर की या कितने पीकेआर की एक फुटबॉल है, मैं डॉलर लिख रहा हूँ, कितने डॉलर की फुटबॉल है उसी हिसाब से उसकी क्वांटिटीज डिमांडेड होगी, राइट। अगर एक फुटबॉल मिसाल के तौर पे $5 की है तो लेट्स सपोज उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 100 है। एक फुटबॉल अगर मिसाल के तौर पे $10 की है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो तो इनफैक्ट कम होगी। चलो $10 की एक है तो 100 है क्वांटिटी डिमांडेड, और $5 की एक है तो लेट्स सपोज 300 है, ठीक है। तो ये आपका डिमांड कर्व बन गया। जबकि सप्लाई कर्व क्या है? सप्लायर जो है बढ़ते हुए प्राइसेस के साथ ज़्यादा सप्लाई करना चाहता है और इक्विलिब्रियम निकलता है, राइट, ऐसा ही है। तो बिल्कुल वैसे ही आप इंटरनेशनल करेंसी को एक कमोडिटी कंसिडर करो और उसके प्राइस जिस करेंसी से पे कर रहे हो उसमें देखो। फॉर एग्जांपल आपको यूएसडी चाहिए तो यूएसडी को आप एक प्रोडक्ट से कंसिडर करो और एक यूएसडी कितने पीकेआर का उसको यहां रखो, सही है। और इक्विलिब्रियम से निकल के आपका फिर ये होता है आपका एक्सचेंज रेट जो मार्केट का चलता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये 5 और 10 नहीं चलेगा कि अगर एक यूएसडी 250 का है तो क्वांटिटी डिमांडेड उसकी जो है ना वो इतनी सारी है, $300 चाहिए। अगर एक यूएसडी 500 का है तो सिर्फ 100 यूएसडी चाहिए। इक्विलिब्रियम और सप्लायर कर्व के हिसाब से देखो तो अगर एक यूएसडी 250 का है तो सप्लायर विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू सप्लाई मच। 250 का अगर एक यूएसडी तो सप्लायर सिर्फ इतने सप्लाई कर रहा है, और एक यूएसडी 500 का तो सप्लाई कर्व के ऊपर सप्लायर इतने सप्लाई करने के लिए राजी है। तो इन दोनों के दरमियान को इक्विलिब्रियम बना, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है पीकेआर टू डॉलर का, और इसी पे एक्सचेंज रेट सेट होगा और उतनी क्वांटिटीज़ के लिए सेट होगा। ये नहीं कि जितनी भी, बस इतनी क्वांटिटीज़ मिलेंगी इतने में, ठीक है ना। कि एक अगर 250-500 का दरमियान लेते हैं, 350 एंड 25 और ऐड करो, और हाँ 375, ठीक है। अब इतना है नहीं अभी, लेकिन चलो $1 अगर एक यूएसडी अगर 375 का होगा तो तकरीबन 200 यूएसडी क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट बिकम्स। तो 200 यूएसडी तक आप 375 देते रहो, आपको वो मिल जाएंगे। जब तक 200 यूएसडी ना ले लेते तब तक आप हर यूएसडी के लिए 375 देते रहो। इसका मतलब ये अर्गेज नहीं है 375 में 200 यूएसडी आ जाएंगे। अगर एक यूएसडी 375 का होगा तो 200 के ऊपर मार्केट सेट होगी। क्लियर? सो ये ग्राफ, इसको यूँ समझने के बाद, अब मैं नंबर्स में बात नहीं करूंगा, मैं फ्लैटली ये बात करूंगा कि जैसे डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स है, ठीक है। अगर
डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो उसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। सही। डॉलर की डिमांड कब बढ़ती है? जब डॉलर से जो चीज़ें खरीदी जा रही हैं उनकी डिमांड अगर हम कर रहे हैं तो फिर पहले डॉलर चाहिए। तो डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजूहत क्या है? वो ये है कि आप इंटरनेशनल मार्केट से कुछ गुड्स इंपोर्ट कराना चाह रहे हो, तो आपके मुल्क के लोग जो जो इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं और इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, तो डॉलर इज अ डिराइव्ड डिमांड। क्योंकि अगर आपके मुल्क में कोई जो है ना टूर्नामेंट होने वाले फुटबॉल के, तो फुटबॉल्स चाहिए आपको, तो मुल्क को फुटबॉल्स चाहिए क्योंकि फुटबॉल की डिमांड बढ़ गई, लेकिन फुटबॉल इंपोर्ट करानी पड़ेंगी। तो उस इंपोर्ट कराने के लिए डॉलर की पहले आप डिमांड करोगे ना, पहले मुझे डॉलर चाहिए ताकि मैं फुटबॉल्स खरीद सकूँ, राइट। तो जैसे कि कोई ऐसी चीज़ जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसको खरीदने के लिए डॉलर की डिमांड भी बढ़ जाएगी। सही। तो इसलिए डॉलर को मैं कह रहा हूँ डिराइव्ड डिमांड है ये। किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की उसकी वजह से डिमांड बढ़ सकती है कि अगर वो इंटरनेशनल मार्केट से खरीदी जा रही चीज़। इसके अलावा डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ सकती है? अगर आपके मुल्क के ऊपर टाइम आ गया एक लोन पे बैक करने का, तो वो लोन पे बैक आप डॉलर में ही करोगे। सही। डॉलर में अच्छा उज़र भाई, अगर हमें यूएस को लोन नहीं पे कर रहा, सऊदी अरब की लोन रियाल्स में पे बैक करनी है, तो तब भी भाई पहले डॉलर लोगे, फिर डॉलर रियाल में कन्वर्ट होगा ना। डॉलर एक ऐसी करेंसी जो किसी भी करेंसी में कन्वर्ट होगी ना। तो आप डायरेक्टली या तो रियाल में पे करो तो रियाल की डिमांड बढ़ेगी, या दूसरा आपके पास ऑल्टरनेट क्या है, आप डॉलर लेके उससे पे करो। ठीक है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई क्योंकि आपका लोन पे बैक का टाइम होगा। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ती चली जाएगी तो उसका रेट ऊपर जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे से ऊपर चला गया, राइट। इसी तरीके से जब डॉलर की सप्लाई शॉर्ट होती चली जाएगी, कि गवर्नमेंट ने अब लिमिट्स लगा दी हैं, कि पहले गवर्नमेंट कहती थी अब $5,000 पर ट्रैवलर को अलाउड है ले जाना, अब गवर्नमेंट कह रही है नहीं, सिर्फ $2,000 अलाउड है पर ट्रैवलर को, उनके पास रख के सप्लाई शॉर्ट हो रही है। तो अब वो हर डॉलर, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से लिमिट इतनी ऐसी सेट हो गई, तो वो एक्सचेंज कंपनीज के पास भी जो है ना अब लिमिटेड डॉलर्स गवर्नमेंट ने रख दिए, या गवर्नमेंट ने बाय कर लिए डॉलर्स। जो ये समझो, गवर्नमेंट को किसी को लोन पे बैक करनी है, गवर्नमेंट ने एक्सचेंज कंपनी से डॉलर्स बाय कर लिए, तो एक्सचेंज कंपनी के पास सप्लाई शॉर्ट हो गई। सप्लाई शॉर्ट होने से क्या हुआ? वैल्यू बढ़ गई, महंगा हो गया डॉलर, क्वांटिटीज भी कम हो गई, फिर भी महंगा हो गया। सही। तो सप्लाई शॉर्ट होना या डिमांड बढ़ना, इन दोनों वजूहत से इंटरनेशनल करेंसी एक्सपेंसिव हो जाती है। सही। अगर सप्लाई बढ़ जाए किसी इंटरनेशनल करेंसी की, क्यों? क्योंकि उस इंटरनेशनल, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर छाप के कैसे छाप के यूएस ने क्या किया, यूएस को कुछ खरीदना था, यूएस के पास अगर पैसे नहीं थे, ठीक है, तो यूएस ने क्या किया, डॉलर छापे। जब डॉलर छाप के वो चीज़ें खरीदी तो डॉलर की सप्लाई बढ़ गई मार्केट के अंदर। जैसे जैसे डॉलर की सप्लाई बढ़ती चली गई तो यूएस की डॉलर की वैल्यू गिरती चली गई। जब सप्लाई बढ़ जाती है किसी फॉरेन करेंसी की तो उसकी वैल्यू वीक हो जाती है। सही। इसी तरीके से अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की चीज़ों की डिमांड गिर जाए, ठीक है, जब इंटरनेशनल मार्केट की चीज़ों की डिमांड गिर जाए, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन्स लगा दिए। जब गवर्नमेंट ने बैन लगा दिए तो बहुत सारी चीज़ें अब बाहर से आ ही नहीं सकती, तो डिमांड भी नहीं कर रहे, अब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या वो उन चीज़ों की डिमांड गिरने की वजह से अब उन चीज़ों को खरीदने के लिए जो डॉलर चाहिए था उसकी डिमांड भी गिर गई, तो डिमांड गिरने की वजह से भी करेंसी वीक हो सकती है। मतलब हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, डॉलर वीक हो सकता है अपनी करेंसी के बदले। सही है। तो डॉलर का वीक होना, किसी, मैं यूएस के अंदर रहते हुए बात नहीं कर रहा, किसी अगर पाकिस्तान में रहते हुए बात करें, पाकिस्तान में रहते हुए अगर डॉलर का वीक होने का मतलब ये हो गया रुपी स्ट्रांग हो गया। ठीक है ना। रुपी अब मतलब डॉलर वीक होने का मतलब यह है कम रुपयों में उतने डॉलर्स आ जाएंगे जो पहले ज़्यादा रुपए खर्च करने से आते थे। डॉलर का स्ट्रांग होने का मतलब ये हो गया कि हमारी करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो गई, अब हमें हमारी करेंसी को ज़्यादा हम ऐड करेंगे तब जाके डॉलर्स आ सकेंगे। फिर और हमारी करेंसी की वीक होने की वजूहत क्या हो सकते हैं, खुद हमारी करेंसी वीक हो जाए। एक तो ना डॉलर स्ट्रांग हो गया तो हमारी करेंसी वीक कहलाई, एक है हमारी डॉलर वही का वही खड़ा है, यूएस ने और नोटें नहीं छापी लेकिन हमारी कंट्री ने नोटें बहुत छाप दी, तो हमारी करेंसी वीक हो गई, तब भी जाके पीकेआर बिकम्स वीकर अगेंस्ट डॉलर। क्लियर हो रही है बातें? अच्छा, यहाँ पर इसने सवाल पूछा है कि अगर यूएस के सर पे लोन्स हैं, ठीक है, किसको पे करना है? लेट्स सपोज यूएस को लोन्स पे करने हैं चाइना को,
क्योंकि मैं एक ही मिसाल बार बार दे जा रहा हूँ चाइना की, ताकि वो एक फिक्स हो जाए आपके जहन में। क्यों? या तो चाइना से माल ख़रीदा था यूएस ने, तो यूएस चाइना को पैसे देना चाह रहा है, तो यूएस यूएसडी में देगा। जब यूएस यूएसडी में पैसे देगा तो इससे क्या होगा, यूएस की जो यूएस डॉलर की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। यूएस डॉलर की सप्लाई जो है यहाँ से आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि यूएस पे कर रहा है। तो पहले अगर इक्विलिब्रियम यहाँ पर खड़ा था तो वो वीक पॉइंट पे आ गया, लोअर प्राइस के ऊपर आ गया यूएस का डॉलर। पहले अगर इतने चाइनीज़ युआन के बदले यूएसडी आ रहा था एक, अब वो कम चाइनीज़ युआन के बदले यूएसडी आ जाएगा एक। वाई? बिकॉज यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, क्लियर है। इसी तरीके से अगर यूएस जो है किसी भी वजह से यूएस डॉलर्स दे रहा है वो चाइना को, चाहे वो उससे माल खरीदने की वजह से, या चाइना की कोई लोन पे बैक कर रहा है, या कोई पुराना माल खरीदा उसके पैसे वापस कर रहा है, या चाइना ने जो यूएस से ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे होते हैं उसको इंटरेस्ट पे बैक कर रहा है चाइना को यूएस, तो उन सब के लिए यूएस डॉलर देगा ना वो, तो यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, है, और उससे यूएस डॉलर वीकर हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ बहुत सारे रीजंस लिखे हैं जिनकी वजह से जो है वो यूएस डॉलर डिमांड होता है और सप्लाई होता है। मैं फिर बता दूं, यूएस डॉलर की मिसाल क्यों लेके चलो, क्योंकि कोई इंटरनेशनल करेंसी कोई भी कंट्री एक्सेप्ट करेगी उसे, ठीक है। रीजंस ऑफ डिमांड फॉर यूएस डॉलर, इसके अंदर से मैं चंद कवर करवाता हूं, सारे नहीं करवाऊंगा। यूएस डॉलर की डिमांड की क्या वजूहत है? इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम यूएस। अगर आप यूएस से माल मंगवा रहे हो, ठीक है, अगर आप यूएस से माल मंगवा रहे हो तो आपको यूएस को पे करने के लिए डॉलर चाहिए, सही है। तो कल तक आपका इक्विलिब्रियम यहाँ था, अब आप मजीद माल मंगवा रहे हो तो आपका डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो गया, क्योंकि यूएस से मंगवा रहे हो तो यूएस में पे करना है, और यूएस से नहीं भी मंगवा रहे, किसी और कंट्री से भी मंगवा रहे हो तब भी तो यूएसडी में पे कर सकते हो ना। तो इंटरनेशनल किसी भी कंट्री से माल मंगवा रहे हो अगर आप, तो आपको किस चीज़ की डिमांड करोगे? यूएसडी की। ऑल्दो आप बीइंग अ कस्टमर, आप तो एक दुकान लेके बैठे हो या एक फैक्ट्री लेके बैठे हो कि रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, आप तो पे बैक अपने पाकिस्तानी रुपीज़ में ही करोगे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट को तो फिर पे करना है ना यूएसडी में। तो एक तरह से यूएसडी की डिमांड आपकी गवर्नमेंट तो कर रही है, तो आपकी कंट्री तो कर ही रही है ना। आप एक इकोनॉमिक एजेंट हो, आप तो रुपीज़ में देते, लेकिन इवेंचुअली आपकी कंट्री ने तो उसको कन्वर्ट करके देना है ना डॉलर्स में। तो यूएसडी की डिमांड बढ़ गई, वो चाहे जिस कंट्री से भी मंगवा रहे हो, जिसकी एक मिसाल है यूएस से मंगवा रहे हो, ठीक है ना। यूएस से अगर माल मंगवा रहे हो, इंपोर्ट्स कर रहे हो, तो बस आपको ये डॉलर डिमांड करोगे, क्योंकि इंपोर्ट के लिए पे बैक करना है। इस तरीके से लोन पे बैक कर रहे हो तो आप डॉलर डिमांड करोगे। इसी तरीके से आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो डॉलर आपको मिलेगा, तो आपके मुल्क में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, सही है। यहाँ पर आसानी पैदा करने के लिए लिखा हुआ है कि अगर आप यूएस को एक्सपोर्ट करोगे तो यूएस अपनी करेंसी यूएस डॉलर में आपको पे करेगा, तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट। लेकिन अगर यूएस को हटा दो, आप किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके मुल्क में एक इंटरनेशनल करेंसी से पे करेगा ना वो, तो वो यूएसडी से पे करेगा। जब वो यूएसडी से पे करेगा तो आपके मुल्क में यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, तो एक्सपोर्ट करने की वजह से यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ गया आपके मुल्क में, क्लियर। इसके एक्स और वाई एक्सिस पे क्या क्या रखा हुआ है एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे यूएसडी है और वाई एक्सिस पे पीकेआर है। तो यूएसडी की डिमांड पहले यहाँ पर थी, लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा करना शुरू हो गया तो डिमांड बढ़ गई यूएसडी की, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई, राइट। उसके बाद आपने जब एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट करने की वजह से आपके मुल्क में डॉलर आया, तो आपके मुल्क में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, ठीक है ना। तो अब ऊपर वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट से इस वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट से इस वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इस पे नहीं है, ये नहीं है। गौर करो दोबारा से कि पहले आप येलो वाले पे थे, फिर आप ग्रीन वाले पे आ गए। अब ग्रीन वाले से ही ट्रैवल होगा ना इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो उसके वहीं से शिफ्ट को देखना, येलो वाले को फॉलो नहीं करना। जो ग्रीन वाला उसके वो वाला कहाँ पहुंचा वो देखना, ठीक है। तो आपने जितने का माल इंपोर्ट किया था, अगर उतने का एक्सपोर्ट किया तो दोबारा आप
उसी पे आ गए। इसलिए कहते हैं एक्सपोर्ट्स जब बराबर हो जाए इंपोर्ट्स के तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा करेंसी में, क्योंकि जितने की एक्सपोर्ट्स की उतना डॉलर आया, उतने की इंपोर्ट कर रहे थे उतना ही डॉलर चला गया, तो आपकी करेंसी वीक और स्ट्रांग नहीं हुई। लेकिन जितने की एक्सपोर्ट की, मिसाल तौर पर 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट 300 बिलियन डॉलर की, तो 200 बिलियन डॉलर ज़्यादा इंपोर्ट करने की वजह से वो पैसा कहाँ से आएगा? बाबा आप अपनी करेंसी की नोटें छाप के पे करना चाहोगे या कुछ करोगे, अपनी करेंसी दोगे ना, यूएसडी नहीं दे सकते तो फिर वो दूसरी कंट्रीज कहेंगे फिर आप अपनी करेंसी दो। जब हम अपनी करेंसी छाप के देना शुरू करेंगे तो हमारी करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। क्लियर हो रही है ना? और अगर हम छाप के देंगे उतनी बड़ी अमाउंट तो दूसरे ममालिक को भी पता, मतलब दूसरे मुल्क सोच सकते हैं ना अगर हम इनसे इनकी करेंसी मांगे तो छाप के दे देंगे, लेकिन अब हर कंट्री को पता है कोई मुल्क अगर छाप के देगा तो उसका ही नुकसान है। सही, क्योंकि वो जैसे जैसे छाप के देता चला जाएगा तो वैसे वैसे उसकी मुल्क की करेंसी सप्लाई बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे उसके मुल्क की करेंसी सप्लाई बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उसके मुल्क की परचेजिंग पावर गिरती चली जाएगी, चीज़ों की वो करेंसी वीक होती चली जाएगी। ठीक है, बट दिस विल गो सो कॉम्प्लेक्स, मुझे इस पूरे को समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, आपके लेवल पे बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट गेट बैक टू द बेसिक्स। तो आपको जब जब यूएस डॉलर देने की सिचुएशन आ जाए तब तब आप यूएस डॉलर डिमांड करते हो। लोन पे बैक करना है या इंपोर्ट्स करा रहे हो तो पेमेंट्स करनी है, या लोन लिया हुआ था उस पर इंटरेस्ट देना है, या कोई कंट्रीज आपके मुल्क में सेटअप हुई है अब वो प्रॉफिट करके अपने ममालिक में वापस पैसा भिजवा रही है। एमएनसीज जब आती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जब आती है तब तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, तब तो डॉलर सप्लाई बढ़ी आती है मुल्क में। लेकिन फिर जब प्रॉफिट्स होकर वापस जा रहे होते हैं उनके ममालिक में जहाँ से वो ओरिजिनेटेड है, जहाँ से वो हेडक्वार्टर्ड है, तो जब वो प्रॉफिट्स वहाँ जाते हैं तो मुल्क को अब डॉलर में पे बैक करना है। सही, तब ये डॉलर की पेमेंट की सिचुएशन आ गई, तो इसलिए आप डॉलर डिमांड करते हुए डॉलर आएंगे तो हम पे करेंगे, राइट। और इस तरीके से डॉलर की सप्लाई कब बढ़ती है आपके मुल्क में? जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो डॉलर आता है, या आपने किसी को लोन दी हुई थी वो लोन पे बैक कर रहा है तो आप डॉलर में ही वो मोस्ट प्रोबेबली लोन देगा आपको। ठीक है ना। इसी तरीके से एक्सपोर्ट हो गई, ये हो गया, या किसी किस्म की आपके मुल्क में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन खुलने के लिए आ रही है आपके मुल्क में, तो बहुत सारा डॉलर लेके आएगी ना, अपनी करेंसी लेके आएगी, फिर उसके बदले हम उसको पाकिस्तानी रुपीस देंगे तो जाके वो लैंड खरीदेगी और फिर वो जाके लेबर को वेजेस देगी वगैरह वगैरह, राइट। तो ये सारी सोर्सेज से डॉलर आ जाता है मुल्क में, तो डॉलर सप्लाई इस वजह से बढ़ती है और डॉलर डिमांड इस वजह से बढ़ती है कि जब जब आपको पेमेंट करनी होती है तो आपको डॉलर चाहिए होता है। क्लियर हो रही? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये सारे तो आप लोग पढ़ लेंगे बहरहाल, इसमें से कुछ एक दो मैं दिखा देता हूँ कि यूएस डॉलर की डिमांड, जनरल रूल तो ये है कि हमारा यूएस डॉलर की डिमांड तब तब बढ़ेगी जब हमें बाहर से कुछ चाहिए होगा। ठीक है, स्पेशली यूएस से कुछ चाहिए तो यूएस डॉलर में पे करके मंगवाना है, लेकिन अदर देन दैट क्योंकि वो एक इंटरनेशनल करेंसी है तो कहीं से कुछ भी मंगवाना होगा तो उसकी डिमांड होगी ना यूएस डॉलर की। ठीक है, क्योंकि ये एक ड्राइव्ड डिमांड होती है करेंसी जो है। ठीक है, तो आप मिसाल के तौर पे किसी दूसरे मुल्क में किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो आप अपनी करेंसी जो दोगे वो कन्वर्ट होगी डॉलर्स में, सो डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर्स अप्रिशिएट होगा, या आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ी है, इस नज़र से देख लो आपकी करेंसी वीक हो रही है तो वो डेप्रिशिएट होगी करेंसी, राइट। इसी तरीके से यूएस डॉलर की सप्लाई कब बढ़ेगी? जब यूएस डॉलर की सप्लाई तब बढ़ेगी जब यूएस जो है दूसरे ममालिक से कुछ इंपोर्ट करेगा अपने मुल्क में तो वो अपनी करेंसी से पे करेगा यूएस डॉलर से, और यूएस डॉलर तो है इंटरनेशनल करेंसी, तो वो अपनी करेंसी जब पे करेगा वो नोटें छाप के पे करेंगे। वो नोटें छाप के ऐसे नहीं पे करेंगे, मार्केट में जो पैसा वो दिया जाएगा दूसरी कंट्रीज़ को, लेकिन फिर यूएस के अंदर डॉलर्स कम हो जाएंगे तो उसको रिकवर करने के लिए नोटें और छपती हैं ना। तो थिंग्स लाइक दिस कि यूएस डॉलर की सप्लाई मार्केट में तब बढ़ेगी जब यूएस पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं से माल इंपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या वजह हो सकती है? एक ये कि फॉर एग्जाम्पल यूएस दूसरे ममालिक की कंपनीज के शेयर्स खरीद रहा हो तो यूएस पे करेगा पहले अपना डॉलर, फिर शेयर्स खरीदेगा। हाँ, फिर उसके बाद यूएस के पास शेयर्स है तो जब भी वो कंपनी प्रॉफिट करके डिविडेंड देगी तब फिर वो यूएस को वो डिविडेंड पे करने के लिए वो कंट्री जो है यूएस डॉलर डिमांड करेगी और फिर यूएस डॉलर्स में पे करेगी, राइट। तो ऐसे डिमांड भी बढ़ेगी यूएस डॉलर की बाद में। सो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते किसी दूसरे मुल्क में, अब आप यूएस को छोड़ दो, अब आप अपने मुल्क का सोचो, आप किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी कंपनी के अंदर तो आपको यूएस डॉलर से पे करना होगा उन कंपनीज में। ठीक है, तो आप यूएस डॉलर को डिमांड करोगे, इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद जब उन कंट्रीज से आपके मुल्क में
पैसा आएगा प्रॉफिट की सूरत में, इंटरेस्ट की सूरत में, किसी और सूरत में, क्योंकि इनकम हो रही है। तो वो पैसा जब आपके मुल्क में आ रहा है तो एक तरह से आपका यूएस डॉलर आ रहा है, तो आपके मुल्क में यूएस डॉलर आने की वजह से आपके मुल्क में यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, तो आपकी करेंसी यूएसडी की बनस्बत अप्रिशिएट हो गई। ठीक है, सो द मोर यू सप्लाई योर होम करेंसी द वीकर इट गेट्स, द मोर यू डिमांड फॉरेन करेंसी द वीकर योर करेंसी गेट्स अगेंस्ट दैट, द मोर योर करेंसी इज बीइंग डिमांडेड बाय द अदर वर्ल्ड, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपकी करेंसी को डिमांड करे, क्योंकि उनको आपके गुड्स खरीदने हैं, तो पहले वो आपकी करेंसी डिमांड करेंगे ना आपको पे करने के लिए, तो ऐसे में आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी। क्लियर है? और मतलब आपके मुल्क में कोई इन्वेस्ट कर रहा है लेट्स सपोज, तो इससे क्या होगा, आपके मुल्क में कोई इन्वेस्ट करने के लिए वो आपको आपकी होम करेंसी के अंदर पीकेआर में पे करेगा, जाहिर है आपको तो उसको कंपनी शेयर्स देने, तो पीकेआर में पैसा रिसीव होना है, तो बैंक के पास वो यूएसडी में पैसा पे करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी ना, आपका सेंट्रल बैंक उसके बदले आपको पीकेआर में वो पैसे दे देगा, आप शेयर्स वो दे दोगे दूसरी कंट्री को। तो आपके मुल्क में या तो आपकी करेंसी, यार ये बात को मैं रिपीट करता हूँ बिकॉज ये बात जो है ना वर्बली इस तरह से बताने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके मुल्क में लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर कोई शेयर्स खरीदना चाहता है पाकिस्तान की कंपनी के, कौन, लेट्स सपोज कोई रहता है से यूएई में, तो डायरेक्टली वो दिरहम्स में पे कर दे और आपके शेयर्स ले ले। ठीक है, इंटरनेशनल करेंसी में पे कर दे, बट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वैसे इंटरनेशनली यूएस डॉलर से ही होती है, तो वो यूएस डॉलर आपको देगा आपके मुल्क में और उसके बदले आप उसको शेयर्स दोगे, राइट। तो आपके मुल्क में क्योंकि यूएसडी की सप्लाई बढ़ गई, तो आपकी करेंसी में या आपके मुल्क में जब यूएसडी की सप्लाई लेट्स सपोज यहाँ थी तो सप्लाई का इंक्रीज होकर आगे चला गया। ठीक है, सो यूएसडी की सप्लाई बढ़ने की वजह से इंटरनेशनल करेंसी है ना यूएसडी, आपके मुल्क की करेंसी पीकेआर अगेंस्ट यूएसडी स्ट्रांग हो गई क्योंकि यूएसडी की सप्लाई आपके मुल्क में बढ़ गई। क्लियर है? एक ये तरीकेकार है अपनी स्ट्रेंथ देखने का। या दूसरा तरीकेकार ये है कि वो जो आपको पे करेगा वो यूएसडी में नहीं पे कर रहा, चलो पीकेआर पे कर रहा है, तो पीकेआर को वो अपने मुल्क में पहले डिमांड करेगा ना, तो पीकेआर का डिमांड कर उसके मुल्क में स्विच आउटवर्ड्स होगा, तो जब उसके मुल्क में पहले यहाँ इक्विलिब्रियम खड़ा था वहाँ खड़ा हो जाएगा, उसको पीकेआर एक्सपेंसिव पड़ेगा, जितनी ज़्यादा डिमांड करेगा पीकेआर, क्योंकि वो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उतना ज़्यादा या तो आपको यूएसडी में पे करेगा या रुपीज़ में पे करेगा, राइट। जब आपको यूएसडी में पे करेगा आपकी होम कंट्री में यूएसडी बढ़ जाएगा, यूएसडी की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इससे आपकी करेंसी अगेंस्ट यूएसडी स्ट्रांग हो गई क्योंकि यूएसडी वीक हो गया आपकी करेंसी की वजह से, एक तरीका। दूसरा तरीका ये, वो अगर आपको पीकेआर में पे कर रहा है यूएई वाला, तो क्या होगा, वो आपके पीकेआर की डिमांड पहले करेगा, जब आपके पीकेआर की डिमांड बढ़ जाएगी तो आपकी करेंसी पीकेआर खुद अप्रिशिएट हो गया अगेंस्ट इंटरनेशनल करेंसी। क्लियर हो रही है बात? तो ये हर जुमले को वैसे देखोगे उस नज़र से जो बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि रीजंस फॉर, अच्छा रीजंस फॉर डिमांड फॉर यूएस डॉलर, और दूसरी हेडिंग है रीजंस फॉर सप्लाई फॉर यूएस डॉलर। जब भी कोई पॉइंट पढ़ो समझना आ रहा हो तो पहले बैक टू बेसिक्स के हेडिंग पढ़ लेना क्या है, और इस हेडिंग से भी समझ नहीं आ रहा हो तो फिर ये वाला हेड पढ़ लेना, व्हाई इज यूएसडी डिमांडेड एंड सप्लाइड। सही, और सप्लाई वाले कॉलम में तो सारी मिसालें यूएस की होंगी, क्योंकि सप्लाई जो करता है यूएस डॉलर्स वो यूएस खुद करता है, वही छापता है ना।